हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटी का अपना तीन लेक्चर खत्म कर चुके हैं, जहां पर कि अधिनियम की सारी बातें हो चुकी हैं। उससे रिलेटेड कुछ और तथ्य हैं और उससे रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने एग्जाम्स में, जो कि आजकल क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। ठीक है। जैसे कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? संविधान सभा का गठन करना। अब संविधान सभा का गठन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि संविधान सभा में लोग होंगे, है ना। अब लोग होंगे तो एक क्या बनेगा? एक गुट बनेगा, एक समूह बनेगा, एक सरकार बनने की कोशिश होगी, जहां पर कि सभी लोग क्या कर पाए, फैसला ले पाए किसके बारे में? भारत के संविधान के बारे में, या भारत का जो तंत्र है या लोकतंत्र जो भी आएगा उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए एक समूह बनेगा। तो वो सरकार बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो अंतरिम सरकार बनी, मतलब कि उन्हीं के अंडर में से जितने लोग कांग्रेस मुस्लिम लीग से संबंधित थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को क्या बनाया गया, एक सरकार के अंडर में रखा गया। तो उससे रिलेटेड आजकल जो है क्वेश्चन का पैटर्न यही बन गया है कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो अंतरिम सरकार बनी भारत में, या पहली सरकार कह सकते हैं, वो उसमें कौन कौन से लोग कौन कौन से मंत्रालय संभाल रहे थे। तो इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारी बात होगी, वो सबसे पहले बात होगी कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। मतलब कि जो अंतरिम सरकार बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? वायस राय या भारत के गवर्नर जनरल। उस समय कौन थे अध्यक्ष या गवर्नर जनरल? माउंट बेटन थे। ठीक है। तो माउंट बेटन ही क्या बने? अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करें उसके बाद यहाँ पे विस्काउंट वेबल की बात होती है, जहां पे वेबल योजना आपको 1945 में दिखेगी, उनकी भी बात होगी। फिर लॉर्ड माउंट बेटन कहां से? फरवरी 1947 से क्या हो जाते हैं? वायस राय। तो मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जो ये अंतरिम सरकार बनेगी, इसका जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? लॉर्ड माउंट बेटन ही होंगे। ठीक है। और उपाध्यक्ष याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार का क्वेश्चन अगर आता है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष अगर आता है तो फिर जवाहरलाल नेहरू। अब बात करेंगे एक एक करके, ध्यान देते जाइएगा कि कौन कौन लोग क्या क्या थे। जैसे कि बात होती है कमांडर इन चीफ, कौन था? सर क्लाउड ऑचिनलेक, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति, ये तीनों मामला याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति कौन था? विदेश मामलों के मंत्रालय कौन संभाल रहा था? और राष्ट्रमंडल संबंधों के भी प्रभारी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने तीन मंत्रालय संभाल रखे थे। कौन कौन से? उपराष्ट्रपति भी थे, विदेशी मामलों का मंत्रालय भी संभाल रहे थे, और राष्ट्रमंडल संबंध, मतलब कल भी बता दिया है मैंने कि राष्ट्रमंडल क्या होता है, उनके साथ संबंध कैसा हो। ठीक है। इसकी जो जिम्मेवारी थी किनकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। आईएनसी लिखा हुआ, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी संबंधित है ये। अब बात होती है गृह मामला, मतलब गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के ही थे। ठीक। तो गृह मंत्रालय किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल के पास। अभी गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। अब देखिए, कृषि और खाद्य मंत्रालय जो है किनके पास था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम्स में और इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बिहार के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कृषि और खाद्य मंत्रालय बिहार के आदमी के पास, किसके पास? राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्र समझते हैं क्या? हाँ, कॉमर्शियल, तो मतलब कि वाणिज्य जो मतलब व्यापार वगैरह होता है, उसको कौन संभाल रहा था? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। ठीक है। एमएल के थे, मतलब मुस्लिम लीग के थे। ठीक। अब बात करेंगे, देखिए इस उस स्लाइड में जो है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उनको याद रखो चाहे ना रखो। अब हाँ, ये ऑप्शन दिया था अभी कोर्ट वाले में एग्जाम में, बलदेव सिंह का। ठीक है। तो बलदेव सिंह किस मंत्रालय को संभाल रहे थे? रक्षा मंत्रालय को। ठीक है। वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे लियाकत अली खान। ठीक है। शिक्षा और कला के जो जिम्मेवारी थी सी राजगोपालाचारी की। स्वास्थ्य के इस पे थे कौन? गजनफर अली खान। श्रम मंत्रालय कौन संभाल रहा था? अपने जगजीवन राम। ठीक है। जाओगे अगर इधर बक्सर की तरफ तो तुमको क्या दिखता है? जगजीवन हाल्ट दिखता है। ठीक है। बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन जगजीवन राम को जो औहदा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है अपने बिहार में। कानून मंत्रालय कौन संभाल रहा था? जोगेंद्र नाथ मंडल। रेलवे और संचार, डाक और वायु कौन संभाल रहा था? अब्दुल रब निस्तर। ठीक है। और उसके अलावा वर्क्स माइंस एंड पावर का CH भाभा। ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, ये इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो रक्षा मंत्रालय में बोली थी। ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, बलदेव सिंह आ गया है, तो कोई भी चीज पूछा जा सकता है। ठीक है। उसमें तो हमें मतलब कि एलिमिनेट करना था कि कौन सदस्य नहीं था। ठीक है। बलदेव सिंह का नाम था एक नाम था, और किसी का, और तीन चार नाम था, उसमें से एक आदमी नहीं था। ठीक है ना।
तो ध्यान देंगे। और इनके बारे में तो लियाकत अली खान के बारे में एकदम फेमस है, वित्त मंत्रालय इनको मिला हुआ था। ऐसी बात थी कि अंतरिम सरकार जब बना था, कहानी सुन लो कि एक मतलब कि अगर जैसे पेन भी अगर लेना होता है, अगर आपको पेन भी खरीदना है तो वित्त मंत्रालय से पास कराना पड़ेगा, तो ये पैसा नहीं देते थे, मतलब पैसा देते नहीं, तो तंग करते थे। एमएल के थे मुस्लिम लीग के, इनका एकदम पूरा एकदम ये था कि वित्त पैसा हम देंगे ही नहीं कांग्रेस को, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे, जहां पर कि ये मंत्रालय बहुत दिन तक चला नहीं, है ना। और जानते हैं आप लोग कि जब संविधान सभा का पहली बार 1946 में जब बैठक हुआ तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, पूरी तरह से बहिष्कार किया। और उसके बाद हम लोग कल बात कर ही चुके हैं कि कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को, जहां पर कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, पुख्ता किया गया, मजबूत किया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जैसे ही बात हो गई कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद संविधान सभा बनाने की बात होती है, सबसे पहले अंतरिम सरकार, ठीक। जैसे ही भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, उसके बाद बात होती है कि एक भाई संविधान सभा तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ क्या चाहिए आपको तब तक चलाने के लिए, जब तक संविधान नहीं बन जाता है, जब तक पहला प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना, नहीं हो जाता है, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको, एक मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा। तो अब मंत्रिमंडल जो बनेगा, इसमें एक भी आपको नहीं दिखेंगे कौन से, मुस्लिम लीग वाले आदमी, ठीक है। अब दिखेंगे कौन से, कांग्रेस के आदमी। अब हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अपने में से ही, जैसे कि चुनाव हुआ था उसके अंडर में ही, मतलब कि 10 लाख वाला बात किए थे ना, 10 लाख पे एक आदमी, तो वैसे ही करके अपने में से ही क्या हुआ था, सिलेक्शन हो गया था, मतलब वो चुनाव नहीं हुआ था। पहला चुनाव कब हुआ है, 58, हाँ 51-52 में, ठीक है। तो पहला जो चुनाव हुआ 1951-52 में हुआ है, तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से जैसे चुन के भेजा गया था, ठीक है। अभी ये लोग ऐसे ही। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, याद रखिएगा वही वाली चीजें फिर से आ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या थे, उप राष्ट्रपति। और कौन सा मामला था वहां पे, विदेश का मामला था और राष्ट्रमंडल वाला मामला था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध यहाँ पे भी है, एकदम सेम चीज है, सिर्फ प्रधानमंत्री क्या हो गए हैं, बन गए हैं वो। और प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलवाया था, कल भी बताया था मैंने, माउंटबेटन ने दिलवाया था, ठीक है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि वही चीज, गृह मंत्रालय, होम मंत्रालय, फिर सूचना और प्रसारण और राज्य के मामले ये देखने लगे, कौन, वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि, वहां भी सेम चीज था, ठीक है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा, ठीक है, याद रखेंगे शिक्षा के लिए कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जॉन मथाई थे रेलवे और परिवहन के, रेलवे मंत्रालय कौन संभाल रहा था, जॉन मथाई, ठीक है। और आर के षणमुगम चेट्टी, ये थे वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, वहां पे कौन संभाल रहा था, जिसका नाम ले लिया हम, हाँ लियाकत अली खान, ठीक है, देख लेंगे एक बार, लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग से थे। अब यहाँ पे कौन संभाल रहा है, षणमुगम चेट्टी, याद रखिएगा, चेट्टी है, सेट्टी बेट्टी नहीं, अब चेट्टी, अब सेट्टी, अब लिखा हुआ था चेट्टी, हमने लिख दिया, अब सेट्टी ही जान लो, क्योंकि साउथ इंडिया में सेट्टी ही चलता है, चेट्टी होंगे जो भी होगा। अम्बेडकर का पता है हम लोगों को, कानून। जगजीवन राम, सेम चीज, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, सेम, रक्षा। आ गई राजकुमारी अमृता कौर, कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं अभी, मतलब उसमें हम बता देंगे कि कितने लोग, 15-16 लोग थे महिला में, ठीक है, उसके सबके नाम हम बता देंगे संविधान सभा की जब हम लोग बात करेंगे तब। सी एच भाभा क्या थे भाई, व्यापार से, वहां पे क्या संभाल रहे थे सी एच भाभा, दूसरा कुछ संभाल रहे थे, क्या संभाल रहे थे, व्यापार नहीं संभाल रहे थे, सी एच भाभा वहां पे संभाल रहे थे क्या, वर्क्स, माइंड्स एंड पावर, ठीक है। और यहाँ पे क्या संभाल रहे हैं, व्यापार। रफी अहमद किदवई संचार संभाल रहे हैं, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि मोदी सरकार का बहुत खास मतलब कि यह नेता, मतलब नेता क्या, मतलब कि अच्छे मतलब के आदमी थे, लेकिन बहुत ज्यादा योजनाएं इनके नाम पे चल रही हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, तो उद्योग और आपूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा, हाईलाइटेड है। और अगला है विठल राव गॉडगिल, याद रखिएगा, गॉडगिल समिति भी आपको दिखेगी खान और शक्ति को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें, जो इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट तो सभी हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो अगर याद नहीं भी रहेगा, जैसे चट्टी हो गए, ठीक है ना, और आपको किदवई भी थोड़ा बहुत हटा सकते हो, लेकिन सब याद करोगे तो अच्छा ही रहेगा। और आधा से ज्यादा तो वैसे ही याद है ना, जगजीवन राम ऐसे ही याद रहेगा, श्रम, है ना, वल्लभ भाई पटेल में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू में ऐसे ही याद रहेगा, उसके बाद जॉन मथाई रेलवे और परिवहन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब चीजें जो हैं इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये मत समझना कि हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा।
क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न नहीं है ना। देखते हैं। अब देखिए बात होती है कि जो हम पढ़ा चुके 1947 तक का अधिनियम, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो बहुत मतलब मेन फैक्ट्स जो कि जहां जहां से मुझे मिला है उसको मैंने एक जगह किया है जो खास है, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, और उन्हीं के द्वारा एक समिति के सिफारिश पर ही इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि हम लोग जान चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भैया सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था, बट उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे और उसके साथ साथ 3 और जो न्यायाधीश थे कौन कौन थे, उसका नाम जान लेते हैं। सबसे जो मुख्य न्यायाधीश को उनका नाम है सर एलिजा इम्पे, याद रखेंगे, एलिजा इम्पे सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश जिसका नाम था चैम्बर्स, ठीक है, लेमिंस्टर और हाइट, ठीक है। चैम्बर्स, लेमिंस्टर और ऐसा बोल सकते हो कि ये जो चैम्बर्स हैं, बल्कि ये क्या बोलते हैं, इम्पे जो हैं, चाहे एलिजा जो हैं, एलिजा मान लो एलिजा लेमन पीते पीते चैम्बर में हाइड हो गई, ऐसा कुछ करके याद कर लो, ठीक है, कि एलिजा जो है लेमन पीते पीते चैम्बर में हाइड हो गई। चैम्बर समझते ही ऑफिस होता है, तो उसमें हाइड हो गई, छुप गई, ठीक है। तो ऐसे करके चारों का नाम याद रख सकते हो, ठीक। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। क्योंकि हम लोग को कहानी पता है कि कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव आया था, द्वैत शासन लागू किया, बहुत सारा पैसा लूट के गया, रिश्वत लेता था, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंध। तो याद रखना कि करप्शन का सबसे पहले करप्शन पर प्रहार या रिश्वत लेने पर प्रहार किस एक्ट से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक चीज मैंने छोड़ा था वहां पे कि 1773 के बाद 8 साल के बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? कुछ नहीं है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ा सा सुधार करने के लिए आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, थोड़ा सा एक्ट को क्या कर दें, सेटल कर दें, इसके लिए आया था। और वहां पे बात हुई कि अब कलकत्ता की सरकार जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का क्या कर दिया गया, उसको अधिकार दे दिया गया। 1773 में हम लोग पढ़े हैं कि बंगाल के अंडर में कौन कौन आ गया है? मुंबई और मद्रास, हाँ, राज्यपाल आ गए हैं। लेकिन अब विधि बनाने का अधिकार किसके अंडर, ये कौन से एक्ट के तहत? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो याद रखेंगे। देखिए मिलाने को भी आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ऐसे करके पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो 1773, 1781, 1784, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। 1833 की बात आती है, हम लोग को पता है 1833 का अधिनियम पढ़ चुके हैं। बात यही है कि भाई 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध क्या कर दिया गया? घोषित किया गया। खत्म नहीं हुआ, घोषित किया गया, और 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया, मतलब पूरी तरह से हटा दिया गया। आप लोग को पता है कि दास प्रथा के लिए या क्या बोलते हैं, विधवा विवाह के लिए कौन आगे आया था? सती प्रथा के लिए कौन आगे आया था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जब आते हैं तो भाई उसी समय 1830 के आसपास में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, कौन सा प्रथा? सती प्रथा खत्म हो गई थी। उसके बाद वहीं पे उन्होंने मामला उठाया था किस चीज का? दास प्रथा का भी। और दास प्रथा का मामला 1833 में तो आया, 1833 के एक्ट के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया, मतलब खत्म नहीं किया गया, कानून के विरुद्ध घोषित किया गया, बट 1843 में इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो याद रखेंगे जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे, तो उस समय तो आएगा किसने खत्म किया, किसके शासनकाल में खत्म हुआ, ये सब चीजें तो आएंगी। अब बात आगे आती है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की धारा 87 बोलती है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, या मतलब कि इस तरह से कि आप पद पे इस आधार पे आप ये नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसी को, कि हटा नहीं सकते हो कि धर्म है या दूसरा है या जन्म है कहाँ का हुआ है, या स्थान या मूल या वंश या रंग। आज ये आर्टिकल कौन सा कहता है? कौन सा? आर्टिकल 15, सही है। आर्टिकल 15 ही कहता है कि आप सरकारी नियोजन में या किसी पद को लेके आप ये काम नहीं कर सकते हो, किस चीज को लेके, कि भाई जन्म, स्थान, धर्म, मूल, वंश, इस चीज के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों, कोई कंफ्यूजन है क्या? 15 में ऐसा कहा गया है। 16 में बराबरी की बात है कि महिलाओं और उसको सबको वेतन वगैरह जो है नियोजन में समान अधिकार मिलेगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, वो सब हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जो बात आती है कि सबसे पहले इस चीज को किसने रखा? 1833 का एक्ट ने, ठीक है, याद रखेंगे अगर ऑप्शन आता है तो। 1834 में
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। हम लोग को पता है कि 1833 ईस्वी के अंतर्गत, है ना, चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार विधि आयोग बनाने का क्या किया गया था, प्रोसेस किया गया था। तो 1834 में जो विधि आयोग पहली बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो इनका नाम याद रखेंगे कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। मैकाले आयोग भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं 1919 का अधिनियम, जो कि लोक सेवा आयोग, हम लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग बना था 1926 में। 1919 के एक्ट के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सबसे पहले 1926 में बना, और इसके लिए एक आयोग आई थी जिसका नाम है, जिसकी सिफारिश पे ही ये आयोग बना था, कौन सा, ली आयोग। याद रखेंगे ली आयोग किससे संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग के गठन से। कब हुआ था, 1926 में। किस एक्ट के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ये सब ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये छूटा था हम लोगों का बीच में, ये बहुत खास नहीं है क्योंकि इसमें मांगे कुछ मानी नहीं गई और असफल ही रहा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा था, लेकिन आज याद कर लेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 का क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में ही वेवल योजना, 1946 में कैबिनेट मिशन, 1947 में आजादी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है ना। तो हमेशा आदमी कंफ्यूज रहता है क्रिप्स मिशन को लेके, ठीक है, कैबिनेट मिशन को लेके, वेवल योजना को लेके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपने से ये रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे कि चीजें कैसे चली हैं। ठीक है, वेवल योजना जो है 1945 में, हम लोग को पता है कि 1945 में क्या हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुई तो भारतीय, मतलब कि वहीं पे जब जापान के विरुद्ध जब ये कार्यवाही हो रही थी, तो भारतीय समर्थन पाने के लिए और भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवल ने जिस योजना की घोषणा की उसे क्या कहा गया, वेवल योजना। तो मतलब कि अब क्या था कि सर पे चढ़ गया था कौन, जापान, है ना, भारत को हराने वाला था, भारत को अपने कब्जे में, मतलब भारत को अपने समर्थन में लाना था ब्रिटिशर्स को, इसलिए एक योजना आई। उस समय उसके वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवल, और उन्होंने 4 जून 1945 को एक घोषणा की जिसको कहते हैं हम लोग वेवल योजना। ठीक है, अब वेवल योजना में बहुत सारी चीजें थी लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों याद रखोगे, और क्वेश्चन आता है कि किन्होंने वेवल योजना को क्या कर दिया, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, मतलब कि हटा दिया। तो दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या कर दिया, इसको खत्म किया। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने बोला कि भाई अखंड भारत को लेके आप ये नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, और दूसरी चीज पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़िग रहा कौन, मुस्लिम लीग, इसलिए दोनों ही चीजें, दोनों ही लोगों ने क्या कर दिया, इसको खत्म किया। और लास्टली आप देखोगे कि वैसे इस योजना के साथ शिमला सम्मेलन होना था। ठीक है, बोला गया था इसमें कि शिमला में वो सम्मेलन होगा जहां पर की बातचीत होगी किस चीज को लेकर, संविधान सभा को लेकर। हुआ भी 25 जून 1945 को हुआ भी ये शिखर सम्मेलन, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद। तो शिमला बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला सम्मेलन तुमको 2-2, 3-3, 4-4 बार दिखेगा। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे दिख ही रहा है और भी दिखेगा स्वतंत्र भारत में भी जब हम लोग पढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है 1965 में, ठीक है ना, तो वो भी शिमला में ही क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 1971 में भी देखो, जो भारत बांग्लादेश के बीच में ये होता है तो शिमला में ही समझौता। तो शिमला बहुत ज्यादा फेवरेट था कि भाई ठंडा स्थान है ना, तो वहां पे बैठ के मीटिंग करने में मजा आता है ना। तो शिमला सम्मेलन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि शिमला सम्मेलन सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि वेवल योजना के तहत आया था, और इसकी अध्यक्षता याद रखोगे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए, इस तरह से वेवल योजना से भी जो इंपॉर्टेंट था। अब ये देखिए, आजकल फैशन चल पड़ा है कि कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी जो अधिनियम है, उससे रिलेटेड जो महान क्रांतिकारियों ने या मतलब कि लोगों ने, प्रमुख व्यक्तित्व ने जो भी कुछ बोला है उसके बारे में, उसको जान लेना जरूरी है, उस कोट को जान लेना जरूरी है। ठीक है, आपके लिए। अब देखिए, जैसे 1857 का विद्रोह है ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, 2-4-5 चीजें उस दिन मैंने जिक्र की थी। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन अभी जान लेते हैं अपने अधिनियम से संबंधित। सबसे पहले बात होगी कि 1 नवंबर 1858 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है 1858, ध्यान देंगे 1800, अरे यार एक मिनट, 1858 है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का क्या कहा, मैग्ना कार्टा। तो याद रखिएगा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा गया, तो अधिनियम 1858 को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद। अब बात होगी क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन को लेके, जैसे क्रिप्स मिशन कब आया, कौन कौन लोग थे, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्टैफर्ड क्रिप्स, और कौन कौन लोग सदस्य थे, हाँ, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, तो भाई अब क्रिप्स मिशन को लेके गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि
कि यह जो क्रिप्स मिशन है वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुगतान करने वाला चेक कहा गया, मतलब पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने कहा कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान कब होगा, बाद में, मतलब कि जब आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे तब, है ना। तो ऐसा कुछ कहा किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। किसने कहा, महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक कहा। अब देखिए अगला मिशन है अपना कैबिनेट मिशन 1946। अब इसमें कहा गया महात्मा गांधी द्वारा, इसकी तारीफ की गई, बोली गई कि भाई यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी, है ना। गांधी जी ने बोला कि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, जैसा मुस्लिम लीग जैसा कोहराम मचाया हुआ है, कांग्रेस की जैसी जिद है, उसके बीच में एक योजना लेकर आना इस तरह का, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सर्वश्रेष्ठ योजना, इससे बढ़िया योजना नहीं हो सकता। किसके बारे में बोला, कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अंतरिम सरकार में जो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंतरिम सरकार में उपराष्ट्रपति कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और बाद में अपने उसमें कौन बने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे कि अंतरिम सरकार के बारे में ही डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर अंबेडकर जो कि विधि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, है ना। यह एक देश, अंतरिम सरकार के बारे में, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग भी थी और कांग्रेस भी थी। मुस्लिम लीग जीत पड़ा हुआ था पाकिस्तान का, तो उनका कहना यही था कि भाई पाकिस्तान भी चला रहा है और भारत भी चला रहा है ना, तो ये दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो दो, एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। अब देखिए जब हम लोग को आजादी मिल गई तब क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, किस किस के लिए, सीमा का निर्धारण के लिए। आप लोग को पता होगा कौन सा आयोग है, रेड क्लिफ, ठीक है ना। तो देखेंगे कि दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ का ही योजना था, मतलब रेड क्लिफ का ही कोई बोला गया था कि आप क्या कीजिए, सीमा निर्धारण कीजिए, है ना। तो इस तरह से जो अधिनियम से जितना कुछ हो सकता है मुझसे, जहां जहां से हो सकता है फैक्ट्स, मैंने क्या कर दिया है, सब समेट दिया है। अब आप लोगों का काम है कि इस पूरे स्लाइड को क्या कीजिए, चाट जाइए, हाँ चाट जाइए, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो ना छूटे। अब अगर छूटेगा तो बदनामी है मेरी, है ना। अभी ना हो कि आके उधर से आज और अंतरिम सरकार में आ गया था, हमको समझ में नहीं आया कि विदेश मंत्रालय कौन संभाल रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, अगर हम अब बात करेंगे संविधान सभा की, संविधान सभा कैसे आया, ठीक है, और संविधान सभा में कितने लोग थे, महिलाओं की भी बात कर लेंगे, क्योंकि आजकल मैं बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ ये जो रेंज है क्वेश्चन आ रहा है। अब संविधान सभा में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कब पहली बार बैठक हुई है, वो सब लोग रट लिया है। अब महिलाएं कौन कौन सी थी, है ना, कौन नहीं थी, हाँ उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उन सब चीजों को देखेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे भी अलविदा। बाप रे बाप।